एसएससी सीजीएल 2020 का पेपर 3 का स्टैटिस्टिक्स का सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 28 जनवरी 2022 को हुआ है। और जो बच्चे इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके लिए एक एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहाँ पर आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन फ्रीली प्रोवाइडेड होगा और बाइलिंगुअल पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड होगी। तो जितने भी आज तक के 9 से 10 पेपर हुए हैं सभी आपको फ्रीली वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। ओके, आपको करना क्या है, स्टैटिस्टिक्स कोर्स में जाना है, वीडियो एमओ में जाना है, देन रिकॉर्ड में जाना है और प्रीवियस ईयर फोल्डर में जाकर आपको वहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएंगे, चाहे जिसने भी कोर्स खरीदा हो चाहे नहीं खरीदा हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रखिए, जितना हो सकता है शेयर जरूर कर देना इस इन्फॉर्मेशन को। ये हमारे पीडीएफ एंड वीडियो कोर्सेज हैं कंप्लीट जेएसओ पोस्ट एंड SI2 पोस्ट के लिए। तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको 10 मॉक टेस्ट हैं और आपके जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके सॉल्यूशन के साथ उनको एक मॉक टेस्ट की फॉर्म में भी वहाँ पर डाला हुआ है। तो टोटल मिला के 19 से 20 आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड होंगे। इसके साथ वीडियो कोर्स है थ्योरी वाइज एंड आपको ई बुक मिलेगी कम्प्लीटली फॉर्मूला बैंक और सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा। तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और IT सम कोड यूज कर लेना, जिससे आपको 25% एटलीस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन और स्केल। ये क्वेश्चन नोट कर लो, प्रीवियस ईयर पेपर में एज इट इज़ आया था, एज इट इज़ इन्होंने 2020 में भी पूछ लिया है SSC GSO में। यहाँ पर बात हो रही है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है, जिसको हम BXY या फिर हम BYX रिप्रेजेंट करते हैं, वो किस पर इंडिपेंडेंट है, यानी किससे स्वतंत्र है, किससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो दो चीज़ें होती हैं, या तो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है जिसको R या रो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है जिसको हम BXY BYX से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब एक इक्वेशन ले लेते हैं, A प्लस के BX इज इक्वल टू वाई। ये एक इक्वेशन है जिसमें A जो है ना वो आपका ओरिजिन है, एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ B की, जो X का कॉफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, स्केल हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जब आप BXY या BYX निकालते हो तो बेसिकली क्या निकलता है, y माइनस के वाई बार अपॉन में x माइनस के x बार ओवरऑल x का कॉफिशिएंट। यानी कि उसको A से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस ओरिजिन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे इसमें कितना भी चेंज आ जाए। BYX इक्वल टू वाई माइनस के वाई बार अपॉन में x माइनस के x बार। सिमिलर रूप से BXY इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस के x बार अपॉन में y माइनस के y बार, सेम चीज़। तो यहाँ पर A से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट है उसको किससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ओरिजिन से फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी ओरिजिन से कैसा रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। अगर यहाँ पर बात की होती R और रो की, तो उस केस में क्या होता, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, क्योंकि दोनों से वो कैसा रहता है, स्वतंत्र रहता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है कि द फॉलोइंग मेजर वर कंप्यूटेड फॉर ए नॉन कमर्शियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल टू 50, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 35% एंड द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ फर्स्ट टाइप माइनस की 0.25। माइनस की बहुत ज़्यादा वैल्यू, ये बात ध्यान रखना। द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट का फॉर्मूला पता है ना, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। x बार माइनस के मोड, ओके, अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। बस यहाँ पर x बार क्या है, ये मीन है, मीन कितना दे रखा है आपको 50, और यहाँ पर आपको मोड नहीं दे रखा है, तो हम मोड भी निकालेंगे, मोड तो आपसे पूछा ही है। और आपको सिग्मा दे रखा है क्या, सिग्मा भी नहीं दे रखा है, लेकिन आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट दे रखा है, वो कितना 0.25। अब एक चीज़ देखो, सिग्मा के लिए इसने आपको एक चीज़ रखी है, वो है कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन में मीन इनटू क्या 100। अब यहाँ पर आपको दे रखा है 35%, तो 35% के लिए क्या है, 35 रख दो। ये जो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आता है ये किस में आता है, परसेंट टर्म में आता है। 100 का डिवाइड करोगे या तो उसको वो 35/100 लिख लो, या फिर इसको यहाँ पर डायरेक्ट 35 लिख लो। सिग्मा हमको पता नहीं है, एक्स बार कितना है हमारा 50 इंटू 100 ऑलरेडी दे रखा है। ध्यान रखना है, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को हमेशा परसेंट की टर्म में ही लिखना है, और जब कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं वो भी परसेंट की टर्म में ही निकलता है। तो ये 2 से कट गया, तो सिग्मा इक्वल टू कितना आ गया, ओवरऑल 35/2 आ गया। देखो 50 से कट गया 2 बार, और 2 अपॉन में चला गया तो मैंने काटा नहीं है, 35/2 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ सिग्मा मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस के 0.25 को मैं 1/4 लिख सकता हूँ इजीली, इक्वल टू 50 माइनस इंटू सिग्मा भी करना है, तो सिग्मा कितना है 35/2 इक्वल टू 50 माइनस के जो आपसे पूछा है वो मोड। तो ये कितना हो गया, ये हो गया ओवरऑल में माइनस के 35/8 इक्वल टू माइनस के 50 इक्वल टू माइनस के मोड। तो यहाँ सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पर ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 8 पंजे 40, 435। तो कुल मिलाकर मोड कितना आ गया, मोड आ गया 435/8, क्योंकि सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 में।
इसके बाद है नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 18, यूटीआई स्टॉक्स पर अज्ञात मानक विचलन वाले 30 नवीनतम विवरणियों का एक प्रतिदर्श लिया जाए जिसमें $4 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कितना दे रखा है, $4। इसके बाद दे रखा है द एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड, और यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है कि सैंपल ऑफ 30 लेटेस्ट रिटर्न नेक्स्ट स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल मीन इज। तो ओवरऑल यहाँ पर जो स्टैंडर्ड एरर दी है SE1 वो कितनी दी हुई है आपको, वो दी हुई है 0.02। इसके साथ यहाँ पर जो आपको सैंपल साइज़ दिया हुआ है वो दिया था 30 का। 30 के सैंपल साइज़ में स्टैंडर्ड डेविएशन $4 के साथ जो स्टैंडर्ड एरर आई है वो आई है 0.02। अब वो यही कह रहा है कि सेम यही चीज़ है, हाउ मच मोर ऑफ द सैंपल, कितना हम ज़्यादा सैंपल बढ़ाएं कि जो स्टैंडर्ड एरर है वो सैंपल उसका क्या हो जाए, सैंपल मीन जो है वो 0.02 हो जाए। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड एरर है वो कितनी हो रही है, 0.01 हो रही है सेम इसी केस में। तो इसके लिए N2 क्या होगा वो ये पूछना चाह रहा है, कितना हम बढ़ा रहे हैं, तो इंक्रीज़ कितना हो रहा है वो ये पूछना चाह रहा है। ओवरऑल बात ये है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि भाई जितना बड़ा सैंपल होगा उसमें क्या होंगे, जितना बड़ा सैंपल साइज़ हम लेते चले जाएंगे उसमें क्या होगा, एरर कम होती चली जाएगी। ये हमने चीज़ पढ़ी थी। अगर हम सैंपल साइज़ को टोटल पॉपुलेशन साइज़ के इक्वल कर देंगे, यानी कि अगर 10 लोगों का डेटा लिया है और सैंपल साइज़ भी हमने 10 लोगों का ले रहे हैं, तो क्या होगा, एरर नाम की चीज़ तो रही नहीं। सैंपल का मतलब क्या होता है कि 1 करोड़ का आपने डेटा लेके रखा हुआ है जिसमें से आपने सैंपल के तौर पर मात्र 10 लिया, तो हो सकता है 10 आपके फेवरेबल कंडीशंस में हो, और इससे क्या होगा, एरर की संभावना ज़्यादा होगी। जैसे जैसे ये डेटा बढ़ता जाएगा, 10 का 100, 1000, लाख, करोड़ होता जाएगा, स्टैंडर्ड एरर क्या होगी, कम होती चली जाएगी। इतना हमें समझ में आ गया। इसके बाद देखो, इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड एरर का, वो होता है सिग्मा अपॉन में √n। बस यहाँ पर हमें वही चीज़ अप्लाई करनी है क्योंकि सिग्मा दोनों के केस में सेम है। तो सिग्मा इक्वल टू स्टैंडर्ड एरर 1 इंटू √n1 इक्वल टू स्टैंडर्ड एरर 2 इंटू √n2। सिंपल सा कंसेप्ट है। स्टैंडर्ड एरर 1 कितना है, 0.02। स्टैंडर्ड एरर n1 कितना है, 30 इक्वल टू स्टैंडर्ड एरर 2 कितना है, 0.01। अंडर रूट में क्या हो जाएगा जो हमें पता नहीं है, तो इसको n2 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जब हम इसे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर देखो ये तो कट गया, पॉइंट से तो पॉइंट कट गया, और 1 to 2 2 हो गया, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इंटू 30 इक्वल टू n2। तो n2 इक्वल टू क्या आ गया, 120 आ गया। तो ओवरऑल यहाँ पर कितना आ गया, नया सैंपल जो होगा वो होगा 120 का, पहले 30 का था, तो कितना इंक्रीज़ किया है, 90 का। तो यहाँ पर जो आंसर टिक करेंगे वो 90 टिक करेंगे। इसमें वैसे 120 था नहीं ऑप्शन, अगर होता तो मोस्टली बच्चे गलत जरूर करके आते इसको। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 19, n1 इक्वल टू आपको 10 दे रखा है, n2 इक्वल टू 5 दे रखा है, n1 यहाँ पर 10 है, n2 आपको दे रखा है कितना, 5। आर द साइज ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट ग्रुप विद मीन एज x1 बार इक्वल टू 10। तो यहाँ पर आपको x1 बार दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ओके, देन x2 बार आपको दे रखा है कितना, वो दे रखा है आपको 4। इतना यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। इसके बाद देखो, विद एन इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको सिग्मा 1 दे रखा है 1, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 2 दे रखा है आपको, वो कितना दे रखा है, वो भी 1। देन द कंबाइन सीरीज विद द n+1 n1 प्लस n2 एंड कंबाइंड मीन x बार इक्वल टू 8। तो यहाँ पर आपको एक कंबाइंड मीन और दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 8। तो कंबाइंड मीन अगर नहीं दिया होता और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा होता तो भी हम कंबाइंड मीन निकालते। तो कंबाइंड मीन कैसे निकालते वो देखो पहले, कि n1 x1 बार प्लस के n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2। तो इससे निकालते हम कंबाइंड मीन, जो कि आपको ऑलरेडी कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर रहे हैं यहाँ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर इक्वल टू n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस के d1 स्क्वायर प्लस में n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस के d2 स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस के n2। ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि n1 आपको दे रखा है, सिग्मा 1 पता है, d1 नहीं पता है। तो d1 क्या होगा, d1 इज़ द डिफरेंस बिटवीन x1 बार एंड x बार, यानी कि जो फर्स्ट मीन है एंड कंबाइंड मीन है उसका डिफरेंस। तो वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम प्लस माइनस में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि स्क्वायर होना तो ओवरऑल प्लस ही होगा। d2 की बात करें, d2 इज़ द डिफरेंस बिटवीन द x2 बार एंड द कंबाइंड मीन। तो ये कितना हो जाएगा, 8 - के 4 या 4 - के 8, तो हम पॉजिटिव ही लेंगे 4।
तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो n1 कितना आ जाएगा 10 एंड सिग्मा 1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस के ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस में n2 कितना दे रखा है आपको 5 1 प्लस के d2 स्क्वायर यानी कि 16 यहाँ पर अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 10 प्लस के 5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करते हैं इसको अगर हम, तो ये कितना हो जाए 10 5 50 प्लस के 17 पन्ने 85 बटा कितना 15। तो यहाँ से 135 बटा 15 कितना आ जाएगा 9। तो 9 आया कंबाइंड सिग्मा स्क्वायर। तो इट मीन्स कंबाइंड सिग्मा कितना आया, यानी कि कंबाइंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो कितना आ जाएगा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है नंबर 20, द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ डेटा 3 6 6 7 8 11 15 16। आपको क्या बताना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने इससे पहले एमएडी निकाला था मीन अबाउट मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, उसी तरह की चीज़ें हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप देखो फॉर्मूले में डायरेक्ट, तो हम क्या करने वाले हैं इसमें कि जितना इसका मीन आएगा, जो भी इसका मीन आएगा कंप्लीट का, ओके, उस मीन को इंडिविजुअल सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन हम सम करेंगे x माइनस के x बार, अपॉन में क्या करेंगे n कर देंगे। वही क्या होगा आपका माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन होगा। ये आपका नॉर्मल सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन का। अब यहाँ पर हम बात करें x बार की, तो ये सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। अपॉन में टोटल कितनी संख्याएं हैं, 3 और 3 6 और 2 8 संख्याएं हैं। तो इट मीन्स x बार इज इक्वल टू 31/4। हम पॉइंटों में नहीं निकाल रहे हैं ताकि एग्जैक्ट आंसर आए, क्योंकि ऑप्शन जो है वो बहुत ही नियर है। तो 31/4 x बार आ गया। यहाँ पर इंडिविजुअली अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 में से 31/4 को, तो हम क्या लिखेंगे इसको, चूँकि हमें सब में मोड में लगाना है तो सब पॉजिटिव लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 माइनस के 31/4 इट मीन्स 31 माइनस के 12/4 मीन्स 19/4। देन अगर 6 में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा 7/4, देन 7/4 अगेन। एंड इसके बाद यहाँ पर अगर हम 7 को करते हैं तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28, इट मीन्स 3/4। ये आपको समझ में आना चाहिए बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, 3 माइनस के 31/4 कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट में कर रहा हूँ 6 माइनस के 31/4, x माइनस के x बार निकाल रहा हूँ। ओके, तो वो आप टेबल से भी निकाल सकते हो, चाहे ऐसे भी निकालो, कैसे भी निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हो जाएगा 1/4 अगर मैं 8 से करता हूँ तो। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट से करता हूँ 11 से तो 13/4 आएगा, और उसके बाद नेक्स्ट से करते हैं तो 29/4 आ जाएगा। अब इसके बाद बच गया 16, 16 चौक 64, तो कितना आ जाएगा 33/4। तो ओवरऑल ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस के x बार। अगर इसका हम सम निकालते हैं तो सम x माइनस के x बार जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसका सम निकालेंगे तो 112/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर अपॉन n करना है, तो अगर हम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालते हैं तो वो कितना आएगा 112/4, और अपॉन में कितना कर रहे हैं n को कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर n दे रखा है, n को कर रहे हैं। तो 112/8 चौक 32। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 14/4 यानी 7/2। इट मीन्स आंसर कितना हो जाएगा 3.5 एग्जैक्ट आंसर आएगा बिना किसी पॉइंट के कट। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है 21, इन ए ट्राईवेरिएट पॉपुलेशन R12 R13 R23, और आपसे पूछा क्या है R1.23 का स्क्वायर पूछा है। तो ये कौन सा, दो तरह के हमने पढ़े थे, पार्शियल और एक हमने पढ़ा था मल्टीपल। पार्शियल कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन, और इससे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, एग्जैक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है। हमें बस फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका कि पार्शियल जो है कौन सा है, मल्टीपल कोरिलेशन है ये वाला, तो क्योंकि यहाँ पर 1.23 लग रहा है। अगर यही चीज़ इस तरह से लिख रही होती तो हम इसको क्या बोलते, हम इसको बोलते पार्शियल कोरिलेशन। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीपल कोरिलेशन। तो ये हमें फ़र्क समझना है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा R12 का स्क्वायर प्लस के यहाँ पर 12 और एक बार क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस के 2R12 R13 एंड R23 अपॉन में 1 माइनस के जो एक बच गया यहाँ से R23 का स्क्वायर, और इस कंप्लीट पर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। कंप्लीट पर है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपको सभी की वैल्यू दे रखी है। R12 कितना दे रखा है 0.7 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा 0.49 प्लस के R13 कितना दे रखा है आपको 0.16, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा 0.36 माइनस के 2 इंटू 0.7 इंटू 0.6 इंटू 0.5।
हमने सिर्फ वैल्यू पुट की है। देन इसके बाद 1 माइनस के 0.5 का स्क्वायर, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 0.25 ब्रैकेट क्लोज। देन इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से सॉल्व करने पर ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करने पर 1.62 अपॉन में 3 आ जाएगा एग्जैक्ट, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो। यानी कि ओवरऑल कितना आ जाएगा 0.54 आ जाएगा अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं पॉइंट वाइज। अभी हमने इसका अंडर रूट नहीं लिया है। अगर हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो 7 का 49 होता है, लगभग 49 होता है। तो ये लगभग अंडर रूट जो है वो 0.7 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, जो कि एक ऑप्शन में जा रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने जस्ट इसको सॉल्व किया, 1.62 डायरेक्ट वैल्यू रख दी है और कुछ नहीं किया, आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 22। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये एक टिक मार्क क्वेश्चन है। इन ए कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन द वेरिएंस बिटवीन कॉलम depict the difference between the sample mean of each group and the grand mean। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, कम्प्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन में ये थ्योरी वाइज नोट्स में कम्प्लीटली लिखा हुआ है कि अगर हम वेरिएंस देख रहे हैं तो किस किस के बीच में जो डिफरेंस होता है बिटवीन द सैम्पल मीन और ग्रांड मीन। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 23, द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन फॉर 11, 16, 16, 18, 19, 22। यहाँ पर इसने बोला है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, सेम चीज़ जो अभी इससे पहले की हमने माध्य विचलन, माध्य के सापेक्ष x माइनस के x बार अपॉन में n, और ये हो जाएगा इसका सम। तो यहाँ पर x बार निकाल लेंगे। सबसे पहले x बार कितना निकलेगा, ये सबको जोड़ लेंगे, 11, 16, 16, 18, 19, 22। तो n तो आपका 6 दे रखा है, टोटल 6 संख्याएं हो गई। और x बार में टोटल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ से 102। सबको सम करेंगे 102 आ जाएगा अपॉन में 6, तो 6 कम 6, 6 सत्ते 42। तो x बार आपका आ गया, मीन आ गया 17। 17 को 11 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6, देन 1, देन 1, देन 1, ओके। देन 19 से इसको करेंगे तो 2, एंड देन कितना हो जाएगा 5। तो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, सम ऑफ x माइनस के x बार अपॉन में n करने वाले हैं, जो कि आपको 6 दे रखा है। अब इसका सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16 अपॉन में 6। तो आंसर आ जाएगा 2.67 अप्रॉक्स 2.66। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन अनोवा द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स f लाइज इन द रेंज। अनोवा में सांख्यिकी f का मान किसके बीच में होता है। आपने देखो एक चीज़ पता है कि f की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा भी हो जाती है और f की वैल्यू 1 से कम भी हो जाती है, लेकिन आपने f की वैल्यू को कभी भी नेगेटिव नहीं देखा होगा। ये आपने चीज़ नोटिस की है, जब हम f की वैल्यू को देखते हैं तो कई बार 4.3, 2, 1 और f की वैल्यू कम भी आती है। और यहाँ पर एक चीज़ हमें ये पता लगती है इससे कि f की वैल्यू 1 से कम हो सकती है, बट इसको 0 से ज़्यादा होना पड़ेगा, 0 या 0 से ज़्यादा होना पड़ेगा f को। ये हमें यहाँ से पता लग रहा है इन दोनों से। इसके साथ इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि f की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है, और इसका मतलब ये है कि वो कितनी भी हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं होगी। ओवरऑल 0 टू कितनी भी पॉजिटिव वैल्यू f की संभव है। यहाँ पर देखो इसमें 0 to 1 रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, ये काट दो। यहाँ क्या है, इसको छोड़ो। इस वाले में 1 से लेस वैल्यू को कंसीडर नहीं किया गया है, इसको छोड़ दो। या माइनस की वैल्यू को कंसीडर किया गया है, इसको भी छोड़ दो। तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें 0 टू मैक्स पॉजिटिव वैल्यू तक कंसीडरेबल हैं f की, और यही क्या होगा, अनोवा में इसकी रेंज होगी किसकी, f की। ये आप समझ लो, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको ये 2 पॉइंट भी पता है और ये पॉइंट भी पता है तो आप इसको इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 25, इफ़ x इज ए रैंडम वेरिएबल विद PDF fx इक्वल टू x² 9, 0 to 3 आपको x की लिमिट दे रखे है, द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ y इक्वल टू x⁵ इज। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, CDF पूछा है, और वो भी किसका, y का। इन टर्म ऑफ y आपको ऑप्शन में दे रखा है। 0 टू जो 3 की x की लिमिट थी वो भी चेंज हो चुकी है, सब टर्म y में आ चुकी हैं। CDF आपने देखा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो आपके दिमाग में एक चीज़ घूमनी चाहिए कि fx इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b fx dx। यहाँ पर fx आपको दे रखा है x² 9 dx, लेकिन हमको इंटीग्रेशन करना है इन टर्म ऑफ y, तो dx को भी हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहली बात तो इस पूरे फंक्शन को एक अच्छे वे में लिख लो। 0 टू x लिख देता हूँ मैं, अभी इसको लिमिट लगा रहे हैं 0 to 3 लिख दो,
कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको ये पता लगेगा कि हम एक्स बाई लिमिट लिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एफ एक्स कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर बाई 9 दे रखा है, और ये डी एक्स है। अब हमें दो चीज़ हटानी है, लिमिट तो ऑटोमेटिकली हट जाएगी, एक्स का वाई में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पर एक्स को हमें वाई में कन्वर्ट करना है और डी एक्स को हमें डी वाई में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए यूज करेंगे वाई इक्वल टू एक्स की पावर 5 का। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, डी वाई इक्वल टू 5 एक्स की पावर 4 डी एक्स। सिंपल सी चीज़ है, इतना हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स दे रखा है, बाकी रिमेन जो है हम हटा देंगे। तो इसको किस तरह से हटाएंगे, 1/5 इधर आ गया, डी वाई ऑटोमेटिकली है, एक्स स्क्वायर को भी अपॉन लिख देते हैं, अपॉन में इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स बच गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर हटाया डी एक्स, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम ये लिख देंगे कम्प्लीटली। यहाँ पर अभी भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस एक्स को चेंज कर लेते हैं किसमें, वाई में। अब देखो वापस से यहीं आ जाओ, यहाँ पर अगर हम देखें कि y की पावर अगर 1/5 कर दें तो x कितना हो जाएगा, 5/5 यानी कि 1। तो इसको पावर को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। लेकिन अगर बात करूँ मैं एक्स स्क्वायर की, तो वाई स्क्वायर बाई 5 यानी y की पावर 2y5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो 1/5 डी वाई इन टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y की पावर 2y5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। यानी ये किसकी वैल्यू है, ये पूरी एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू है। दोबारा समझ लो, y इक्वल टू एक्स की पावर 5 है, यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली और इसका मैंने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया। मुझे एक्स स्क्वायर डी एक्स चाहिए, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ वाई आ गई, वो ये आ गई, इन टर्म ऑफ वाई एंड डी वाई। यहाँ पर बस हमें ये चीज़ पुट करनी है। तो कैसे करोगे, एफ एक्स, अब देखो चूंकि वाई में कन्वर्ट हो गया तो लिमिट भी 0 टू हम वाई कर देंगे, तो वाई कर दिया हमने। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/9 तो ऑलरेडी दे ही रखा है, एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना हो जाएगा, ये 1/5 और आ गया यहाँ पर, इसके साथ डी वाई तो बाद में लिख देंगे 1 और ये क्या हो जाएगा, वाई की पावर माइनस के 2y5 हो गया, पावर ऊपर चली जाती तो माइनस हो जाता है, और ये हो गया डी वाई। इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको इंटीग्रेशन छोटा सा और डिफ्रेंशिएशन छोटा सा आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन बहुत ही निहायत सिंपल है। यहाँ पर देखो अगर इस लिमिट को ऐसी चलने दो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 1/45 बाहर आ गया है। आपको इंटीग्रेशन में क्या दे रखा है, 0 टू वाई, वाई की पावर माइनस के 2y5 डी वाई। कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ में अब आ जाएगा। और आगे जब इंटीग्रेशन करते हैं तो +1 पावर को, देन जितनी पावर होती है इसको अपॉन में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या चल रहा है अभी, 1/45 और ये क्या हो जाएगा, देखो y की पावर माइनस के 2y5 है, प्लस के 1 हो जाएगी पावर, तो कितना हो गया ये 3y5। तो 3y5 को मैं अपॉन में लिख दूंगा। और लिमिट कितनी चल रही है हमारी, 0 टू y चल रही है। अब मैं बताऊंगा y लिमिट क्या होगी। ओवरऑल कितना आ गया ये 1/45। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, y की पावर 3y5 अपॉन में 3 × 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 से 9 बार कट जाएगा। लिमिट अभी भी 0 टू y चल रही है, तो 9 बार कट जाएगा, तो 9 × 27 तो ये आ गया, यानी कि 1/27 y की पावर 3y5। अब बात करते हैं हम लिमिट की। तो लिमिट यहाँ पर क्या होगी, देखो x की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 रखते हो तो y कितना आ जाता है, y आता है 0। लेकिन x की वैल्यू अगर 3 रखते हो तो y कितना आ जाता है 243। तो बस यहाँ से लिमिट आ गई आपकी 0 टू y टू 243। सॉल्व हो गया, y की पावर 3/5 अपॉन में 27। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट एंड परफेक्ट आंसर हो गया। किसी भी रीजन से आप इस क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश मत करना, बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपने देख लिया, पहले एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन करके आपको dx को चेंज कर देना। कुल मिला के इसका डिफ्रेंशिएशन करना है आपको y के सापेक्ष। अब कैसे करोगे, dx को पहले dy बना लो, यहाँ से बचपन में किया भी था आपने 11th-12th क्लास में, और फिर इसको x को y टर्म में नॉर्मली बदल दो। इस एक्स स्क्वायर को आप चेंज कर लो y में, चाहो तो ऐसे कर लो, नहीं तो जिस भी तरीके से करना चाहते हो, ओवरऑल आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। नेक्स्ट आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 26 पर। पॉजिटिव डेटा सीरीज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स, सेम प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन में रिपीट हुआ है। ये दो तरह की सीरीज होती हैं, या तो पॉजिटिव सीरीज होती है या फिर नेगेटिव सीरीज होती है, AGM होते हैं। अब यहाँ पर अगर पॉजिटिव सीरीज की बात कर रहा है तो अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा ज्योमेट्री मीन से, जो कि बड़ा होगा किससे, हार्मोनिक मीन से। लेकिन अगर नेगेटिव सीरीज की बात कर रहा है तो यही चीज़ क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। दोनों केस में ज्योमेट्रिक मीन जो है वो मिड में ही रहेगा। तो नेगेटिव सीरीज में क्या होगा, हार्मोनिक मीन सबसे बड़ा हो जाएगा। अभी इसने पॉजिटिव डेटा सीरीज की बात की है तो अर्थमेटिक मीन, देन ज्योमेट्रिक, देन हार्मोनिक मीन।
डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर है 27। यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 में आपको पी ए इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है, पी बी आपको 1/4 दिया हुआ है, पी ए बाई बी इक्वल टू आपको 1/6 दिया हुआ है और प्रॉबिलिटी आपसे ये पूछिए। तो आपको लिखने का तरीका आना चाहिए बस कि ए बाई बी को आप किस तरह से लिखते हो, दैट्स इट। बस आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में जो नीचे दिया होता है वही लिखते हैं पी बी। अब यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है, पी बी अपॉन ए को किस तरह से लिखोगे, इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए, इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन और यू वाले को हम बोलते हैं यूनियन। और नीचे क्या दिया हुआ है आपको, ए दिया हुआ है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर कहीं भी आपको पी बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया हुआ है। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो ये कॉमन वाला जो पार्ट है ना, ये आपका इंटरसेक्शन होगा। और अगर हम इसको कंप्लीट कंबाइंड कर दें, ओके, यानी ए प्लस बी कर दें और इसमें से जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसको हटा दें, यानी कि डबल डबल इंटरसेक्शन कॉमन आ जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो ये खाली पार्ट इसको और इस वाले खाली पार्ट को और एक बार इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट को जोड़ दें तो वो बन जाएगा यूनियन। तो ओवरऑल बात समझने की है यहाँ पर। अब इसमें देखो कि इंटरसेक्शन चाहे ए टू बी हो या बी टू ए हो, दोनों केस में क्या होगा, समान होगा। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए, बोथ आर इक्वल ऑलवेज। अब यहाँ पर बात हो रही है कि अगर वो किसी एक ही इवेंट से कनेक्टेड हैं, तो अगर यहाँ पर बात हो रही है कि हम क्या निकाल रहे हैं इसमें, हम इसमें पी बी इंटरसेक्शन ए और पी ए इंटरसेक्शन बी को क्या करते हैं, एक तरफ रख के दूसरे को एक साइड ले लेते हैं, यानी पी ए अपॉन बी इन टू पी बी। अगर मैं पहले की बात करूँ तो इस वाली की, और अगर इसकी बात करते हैं तो पी बी अपॉन में ए इन टू पी ए। यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बस वैल्यू पुट करनी है, हमें और कुछ नहीं करना है। ये कितना दे रखा है आपको, 1/6 दे रखा है। पी बी कितना दे रखा है आपको, 1/4 दे रखा है। पी बी बाई ए आपको पूछा है और यहाँ आपको पी ए कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1/3। तो ये सॉल्व हो जाएगा 2 बार, 2 चौके 8। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, जो पी बी बाई ए है वो आ जाएगा आपका 1/8। नेक्स्ट इसमें 1/8 3 से 2 बार एंड 2 4 कितना हो जाए, 2 चौके 8। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो ऑप्शन 4 में आपकी मैच कर जाएगी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है नंबर 28, द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इक्वल्स टू। आपको बस ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। मीन डेविएशन अबाउट मीन की बात करें तो x माइनस के x बार अपॉन n, लेकिन अगर बात करें हम अबाउट मीडियन की तो उस केस में क्या होगा, जो हम निकालेंगे तो उसको हम यहाँ पर मीन से डिवाइड किया है, मीन से सब्ट्रैक्ट किया है, उस केस में हम क्या करते हैं, x माइनस के मीडियन से सब्ट्रैक्ट करेंगे सबसे पहली बात। तो अबाउट मोड है, इसको तो हटा दो, इसको हटा दो, अब बच गए ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब अबाउट, ये तो हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इसके साथ कॉफिशिएंट की बात कर रहा है तो अपॉन में ही क्या लगा दो, दोबारा से मीडियन लगा दो। तो ये क्या बन जाएगा आपका, द कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सिंपल सा ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन तो किसी भी केस में नहीं आएगा, इवन मीडियन केस में तो बिल्कुल नहीं आएगा। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करवा रहा है द 7 डेसाइल ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेसाइल में कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो उसमें 7 पार्ट आपसे कैलकुलेट करा रखा है। और कितने डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो टोटल आपके पास कितने ऑब्जर्वेशन हैं, टोटल मिलाकर 23 ऑब्जर्वेशंस हैं, जिसमें आपसे बोला है कि डेसाइल के अकॉर्डिंग हमें कौन सा निकालना है, 7 डेसाइल निकालना है। तो सिंपल सी चीज़ दिमाग में एक चीज़ नोटिस कर लो, जब भी डेसाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल या फिर आप मीडियन निकाल रहे हो तो उस केस में, क्योंकि सभी एक ही टर्मिनोलॉजी है, इस केस में क्या है, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करोगे या फिर असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करोगे। तो अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो सबसे छोटी संख्या 22 है, देन उसके बाद 23 है, देन उसके बाद 23 अगेन है। मैं काटता चला जाता हूँ संख्याओं को जिससे क्या परेशानी नहीं होगी। 23, इसके बाद एक 23 और है यहाँ पर, नेक्स्ट इसमें 26 है आई थिंक। इसके बाद नेक्स्ट इसमें वैल्यू है 29। अगर कोई बीच में वैल्यू आएगी तो उसको लिख लेंगे। 29 के बाद इसमें है 31, इसको भी कट कर दें। 31 के बाद अगेन 31 दे रखा है, इसके बाद एक और 31 और दे रखा है, देन इसमें और कोई 31 नहीं है, 32 के बाद इसमें है 35 से पहले कोई नहीं है, 35 भी 2 बार है।
एक ये और है। 35 के बाद इसमें बाकी जो वैल्यू है मैं इसको लिख देता हूँ। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है। अब हम ये देखते हैं कि जितने भी नंबर हैं n+1 अपॉन में 10, तो ये तो क्या होगा 5 इंटू 7 करेंगे तो वो 7 डेसाइल आ जाएगा। तो यहाँ पर n कितना है वो दे रखा है आपको 23 टोटल ऑब्जर्वेशन है। तो 24 अपॉन में 10 इंटू 7 करने वाले हैं इक्वल टू 7 चौक 28 8 2 7 14 15 16, तो 16.8 यानी कि 16 प्लस के 0.8 समथिंग जो होगा वो आपका क्या होगा, वही आपका 7 डेसाइल होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16वां, ये हो गया 16th और ये हो गया 17th। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि जो आंसर आएगा वो आपका 55 से ज़्यादा आएगा और 56 से कम आना चाहिए। अगर आप आंसर वैसे देखना चाहते हो तो एक ही ऑप्शन बन रहा है वो है 55.8, और एक्यूरेट निकालना चाहते हो तो 60th नंबर पे कौन सा हो गया, वो हो गया आपका 55, और इसके बाद जो भी डिफरेंस होगा 17 से उसका हम लेंगे 0.8 यानी कि उसका 80%। तो कितना डिफरेंस है 1 है, तो इसका 80% या 0.8 कितना हो जाएगा 0.8। तो यहाँ पर जो 7 डेसाइल आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 55.8। या फिर आप क्या कर सकते हो कि 55 और 56 के बीच में 55 एंड 56 के बीच में आंसर आने वाला है, 16 और 17 डेसाइल के बीच में, जो कि एक ही ऑप्शन दे रखा है वो आप टिक कर सकते हो। इसके बाद है नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर 30 है द मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ऑफ द टाइम सीरीज। दो तरह के मॉडल होते हैं टाइम सीरीज में, एक तो होता है एडिटिव, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव। तो एडिटिव मॉडल में तो हम पहला ऑप्शन टिक करते हैं, ये किसी में भी नहीं होता। एंड यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव मॉडल जो होते हैं वो होता है कि सभी का गुणन हो जाता है, TSCI। ये है एडिटिव मॉडल, ये है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। इसमें एक और बात आपसे पूछी जाती है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा मॉडल रहता है, तो TSCI वाला मल्टीप्लिकेटिव। उसका कारण क्या है कि एक दूसरे पर क्या होता है, इसमें डिपेंडेंसी होती है, यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती है, तो इफेक्ट क्या होता है देखने को नहीं मिलता है। ना तो हमें इस ट्रेंड का इफेक्ट सेकुलर पर मिलेगा, ना ही साइकिल पर मिलेगा, ना ही रेगुलर पर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमें एक दूसरे का इफेक्ट एक दूसरे पर देखने को मिलता है, इसलिए बेस्ट मॉडल कहलाता है टाइम सीरीज़ का।